हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एस फॉर विज्ञान पर। और फ्रेंड्स, आज हम लोग मिले हैं दोबारा क्लास 11 की फिजिक्स बुक के एक नए टॉपिक पर, जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग, नन्ना मुन्ना सा, प्यारा सा, छोटा सा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो आपका ग्रेविटेशन चैप्टर है ना, पूरा इसी चीज पर बेस है, इसी टॉपिक पर पूरा का पूरा बेस है। समझ गए? तो जब तक ये नहीं पढ़ोगे, इसके फॉर्मूला ही इस पूरे चैप्टर में कमाल करने वाला है। और हम एक एक टॉपिक को निपटाएंगे और पूरा चैप्टर खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? कौन सी बला है ये? तो कोई बला नहीं है। देखो ये कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो मैं बना रहा हूँ, ये देखना ध्यान से। ये क्या है, मैंने मान लीजिए दो मासेस ले लिए, m1 m2, मैंने दो मासेस ले लिए। इन दोनों के सेंटर से इनके बीच का डिस्टेंस r है, मैंने मान लिया। ठीक है, अब यहीं से तो कमाल हुआ है इसका, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। क्या कमाल है? ये कहता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये कहता है कि जो दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के, यानी कि इन दोनों के मल्टीप्लाई के, m1 m2 के। ये कहता है। ठीक है, दोबारा समझो क्या कहता है। ये कहता है कि दो बॉडीज के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स जो होता है वो इन दोनों मासेस के, m1 m2 दोनों मासेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये कहता है, समझ गए? और ये भी कहता है कि वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों बॉडीज के बीच का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के। क्या? इसके स्क्वायर के डिस्टेंस के। ठीक है, ये देखो मैंने लिखा है कि देखो जो दो बॉडीज हैं इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये m1 m2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बराबर नहीं, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इसके डिस्टेंस के, दोनों मासेस के डिस्टेंस के स्क्वायर के। ठीक है, ये लिखा मैंने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब इन दोनों का अगर मैं कंबाइन कर दूं तो ये आ जाएगा, कंबाइन करने पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब यहाँ से अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा दूंगा तो मेरे पास आएगा F इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये आ जाएगा। और यही है हमारे न्यूटन जी ने यही फॉर्मूला दिया था, जो हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट जो थे ना, उन्होंने यही फॉर्मूला दिया। अब जी जो यहाँ पर है, जी ये यहाँ पे यूनिवर्सल लिख लेना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है, समझ आ गया ये? और यहाँ पे जो F है ये दो बॉडीज के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ठीक है, समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं आया? समझिए। और इसी G की जो वैल्यू होती है ना, G की वैल्यू वो होती है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ये होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो कहीं अच्छी जगह, जल्दी से कर लिया। अब यहाँ पे हमें जी का पता चल गया, क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी की वैल्यू पता चल गई। लेकिन एक चीज अभी भी मिसिंग है, वो क्या है? हमारा डायमेंशन, कि इसका डायमेंशन क्या होगा। तो लिख लो, जो इसका डायमेंशन होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो इसका डायमेंशन होगा ना वो होगा m-1 L3T-2। ये होगा इसका डायमेंशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी से, मैं हट जा रहा हूं साइड, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। हो गया? तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, क्योंकि यहाँ पे आपके सारे डाउट्स को क्रिस्टल क्लियर किया जाता है, आपको पता है। तो प्लीज़ पूरा पूरा अपना सपोर्ट करिएगा। जब तक के लिए बाय बाय, सी यू नहीं, धन्यवाद।